आज की हमारी चर्चा भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर पर है जहां सिर्फ 50 साल के अंदर मतलब सब कुछ बदल गया। हम 1813 से 1858 के बीच की बात कर रही हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, पूरी तरह से एक सरकार बन गई और फिर कैसे वो सत्ता भी उसके हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश राज की पूरी शक्ल बदलने की कहानी है। और ये कहानी देखिए सिर्फ तारीख और एक्ट्स की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे लंदन में बैठे लोगों के विचार, यूरोप में चल रही लड़ाइयाँ और भारत में हो रही घटनाओं ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से। उस समय माहौल क्या था? ऐसा क्या हो रहा था कि इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी? दो बड़ी वजह थीं। पहली, ब्रिटेन में एक नई आर्थिक सोच जन्म ले रही थी, जिसे हम लेसे फेयर या हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। मतलब सरकार को व्यापार में दखल नहीं देना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यूरोप में नेपोलियन का दबदबा था और उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर रखा था, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोप के बाजार लगभग बंद हो गए थे। अच्छा, तो मतलब ब्रिटिश व्यापारी नए बाजारों के लिए बेचैन थे। बिल्कुल। और उनकी नजर भारत पर थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। जाहिर है उन्होंने कंपनी के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी होगी। बिल्कुल सही। कंपनी के एकाधिकार को खत्म करने का जबरदस्त दबाव था और 1813 के एक्ट ने यही किया। इसने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया और दरवाजे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए। लेकिन यहाँ एक पेंच था। क्या? कंपनी को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखने की इजाजत दी गई। ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन इन नोट्स में एक ज्यादा बड़ी बात छिपी है। इस एक्ट ने पहली बार ये साफ साफ कहा कि कंपनी ने भारत में जो भी इलाके जीते हैं वे असल में ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति हैं, उनकी संप्रभुता के अधीन है। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, है ना? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अब तक कंपनी के इलाके एक प्राइवेट कंपनी की जागीर माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया गया। और इसी एक्ट ने दो और दरवाजे खोले। एक, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिल गई। और दूसरा, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? इसने भारतीयों की शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के लिए सालाना 1 लाख रुपए का फंड तय किया। 1 मिनट, 1 लाख रुपए आज के हिसाब से तो ये बहुत छोटी रकम लगती है। क्या ये वाकई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था या इसके पीछे कोई और मकसद था, जैसे अपने लिए पढ़े लिखे क्लर्क्स तैयार करना? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। रकम भले ही छोटी हो, लेकिन ये एक सोच का प्रतीक थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ये मान रही थी कि भारतीयों को शिक्षित करना उसकी जिम्मेदारी है। मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप की ये एक आधिकारिक शुरुआत थी। तो 1813 ने मंच तैयार कर दिया, व्यापार खुल रहा है, क्राउन अपना हक जता रहा है और शिक्षा धर्म के जरिए समाज में दखल की शुरुआत हो रही है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, 1833 तक। इस बीच ब्रिटेन में माहौल और बदल चुका था। बहुत ज्यादा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था और उसे अपने बने हुए माल के लिए बाजार चाहिए थे। राजनीतिक रूप से सुधारवादी विचारों का बोलबाला था। मैकॉले और जेम्स मिल जैसे विचारक नीतियां बना रहे थे। और ये मत भूलिए कि 1833 वही साल है जब ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा को खत्म किया गया था। तो एक सुधार और सभ्य बनाने का मिशन हवा में था। तो इस बदले हुए सुधारवादी माहौल का असर कंपनी पे कैसे पड़ा? जबरदस्त असर पड़ा। 1833 का एक्ट एक तरह से कंपनी के लिए गेम चेंजर था। इसने कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जो चाय और चीन वाला एकाधिकार बचा था वो भी खत्म। स्रोत कहते हैं कि व्यापारी और शासक का जो मिलाजुला रूप था वो अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई थी जो क्राउन की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी एक्ट ने सत्ता के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब सारी ताकत कलकत्ता में एक जगह सिमट रही थी। हाँ, ये इस एक्ट का मूल सार था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने
और उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। इसका सीधा मतलब था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की अपनी कानून बनाने की ताकत खत्म हो गई। अब सब कुछ कलकत्ता से तय होना था। लेकिन इसी एक्ट में एक धारा है, धारा 87, जो कहती है कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 1833 के हिसाब से तो अविश्वसनीय रूप से प्रगतिशील लगता है। क्या ये सिर्फ दिखावा था? क्या सच में उस समय किसी भारतीय को प्रशासन में कोई बड़ा पद मिल रहा था? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही इस एक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कागज पर यह क्रांतिकारी था। इसने सिद्धांत रूप में उस नीति को खत्म कर दिया जो भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखती थी। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि असली ताकत अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। फिर भी इस सिद्धांत की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाद में भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसी धारा को आधार बनाकर अंग्रेजों से उनके दोहरे मापदंड पर सवाल किए। और इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को जोड़ा, जो पहले मैकॉले थे, और एक इंडियन लॉ कमीशन बनाया। इसी कमीशन ने बाद में हमें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड दिया, जो आज भी हमारे कानूनी ढांचे का आधार है। सही कहा। तो 1833 के एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकृत यूनिफॉर्म शासन की नींव रखी। कंपनी अब पूरी तरह से एक सरकार बन चुकी थी, व्यापारी नहीं। तो कंपनी अब पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 20 साल और आगे बढ़ते हैं, 1853 तक, और अब ऐसा लगने लगा था कि कंपनी के दिन गिने चुने रह गए हैं। बिल्कुल। 1853 के एक्ट में जो लिखा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो नहीं लिखा है। पिछले सभी एक्ट्स में कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। एक्ट में बस इतना कहा गया कि कंपनी भारतीय क्षेत्रों को क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखेगी। संदेश साफ था। क्या संदेश था? कि कंपनी का समय पूरा हो गया है और क्राउन जब चाहे तब सत्ता सीधे अपने हाथ में ले सकता है। तो एक तरह से कंपनी को नोटिस पीरियड पे रख दिया गया था। लेकिन जाते जाते भी इस एक्ट ने कुछ बड़े ढांचेगत बदलाव किए हैं ना। जैसे इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कामों को अलग अलग कर दिया। हाँ, और ये बहुत बड़ा कदम था। इसने एक तरह से भारत की पहली मिनी पार्लियामेंट, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की, जिसमें 12 सदस्य थे। और इसने एक और क्रांतिकारी काम किया। सिविल सेवाओं में भाई भतीजावाद यानी पैट्रोनेज सिस्टम खत्म कर दिया। अब तक कंपनी के डायरेक्टर अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकते थे। अब सिविल सेवाएं सबके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के जरिए खोल दी गईं। और इसी के लिए 1854 में मैकॉले समिति बनी। और मुझे स्रोतों में ये डिटेल बहुत दिलचस्प लगा कि ये जो नई विधान परिषद बनी, इसने एक एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। ये सरकार से तीखे सवाल पूछने लगी, उनकी नीतियों की आलोचना करने लगी। ये तो बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, ये एक अनपेक्षित नतीजा था। उन्होंने सोचा था कि वे एक कानून बनाने की मशीन बना रहे हैं, लेकिन उसने एक जिंदा बहस करने वाली संस्था का रूप ले लिया। ये भारत में संसदीय प्रक्रिया की एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत थी। का था ना, ये आखिरी और सबसे जोरदार धक्का था। 1853 के एक्ट ने मंच तैयार कर दिया था, लेकिन 1857 के विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में इतने बड़े साम्राज्य का शासन अब और नहीं छोड़ा जा सकता। लंदन में हंगामा मच गया और नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इस अधिनियम ने क्या बदला? कंपनी बहाल हुई तो नई व्यवस्था क्या थी? सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दोहरा सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया। हाँ, उसे खत्म कर दिया गया। सारी ताकत एक नए पद में डाल दी गई, भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था और सीधे ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। और भारत में गवर्नर जनरल का क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइस रॉय बने। तो ये तो पूरी तरह से एक नया सिस्टम था। लेकिन हमारे स्रोत एक दिलचस्प तर्क देते हैं कि ये बदलाव वास्तविक से ज्यादा औपचारिक था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश संसद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही धीरे धीरे कंपनी की लगाम कस रही थी। हर चार्टर एक्ट के साथ कंपनी की ताकत कम हो रही थी और संसद का नियंत्रण बढ़ रहा था। 1858 तक कंपनी पहले ही एक राजनीतिक तौर पर कमजोर संस्था बन चुकी थी। तो ये एक्ट असल में उस नियंत्रण को सिर्फ एक आधिकारिक नाम और चेहरा दे रहा था जो पर्दे के पीछे पहले से ही मौजूद था। लेकिन हाँ, 1857 के बाद एक नई शुरुआत का संदेश देना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी था। और इसी नई शुरुआत के संदेश के तौर पर महारानी विक्टोरिया की मशहूर घोषणा हुई।
स्रोत इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया ऐसे? क्योंकि ये नई सरकार के सिद्धांतों का घोषणा पत्र था। ये सीधे सीधे उन वजहों और डर को संबोधित करने की कोशिश थी जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। इसने कई बड़े बड़े वादे किए। जैसे कि सबसे पहले इसने भारतीय राजाओं और रियासतों को तसल्ली दी। वादा किया कि कंपनी ने उनके साथ जो भी संधियां की हैं उनका सम्मान किया जाएगा और अब ब्रिटिश राज अपनी सीमाओं का और विस्तार नहीं करेगा। यह डलहौजी की हड़प नीति को सीधा उलटने जैसा था। दूसरा, इसने धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया। सरकार किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और आम लोगों के लिए क्या था इसमें? आम लोगों के लिए इसने 1833 वाले वादे को फिर से दोहराया कि किसी भी भारतीय को उसकी जाति या धर्म के आधार पर सरकारी पदों से दूर नहीं रखा जाएगा, बशर्ते वो काबिल हों। इसने ये भी वादा किया कि कानून बनाते समय भारत के प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। और आखिर में इसने विद्रोह में शामिल ज्यादातर लोगों को माफी देने की पेशकश की, सिवाय उन लोगों के जो ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के सीधे दोषी थे। तो इसका मकसद 1857 के सदमे के बाद विश्वास बहाल करना था। एक तरह से ये कहने की कोशिश थी कि कंपनी का क्रूर शासन खत्म हो गया है और अब महारानी का एक न्यायपूर्ण और दयालु शासन शुरू हो रहा है। बिल्कुल। ये भविष्य के लिए ब्रिटिश इरादों का एक बयान था जिसका मकसद भारत के शासकों और शासितों दोनों के मन को शांत करना था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें 1813 से 1858 तक, तो हम देखते हैं कि कैसे भारत में ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही बदल गया। एक व्यापारिक कंपनी के राज से ये ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण वाला एक पूर्ण उपनिवेश बन गया। हाँ, और इन एक्ट्स के जरिए यह यात्रा एक बहुत सोची समझी, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया थी। हर एक्ट पिछले एक्ट पर बना था, जिसका एक ही मकसद था, सत्ता को धीरे धीरे कंपनी से छीनकर संसद के हाथों में केंद्रित करना, जो 1858 में अपने अंजाम तक पहुंचा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। 1858 की महारानी की घोषणा ने समानता, धार्मिक तटस्थता और भारतीय रीति रिवाजों के सम्मान के बहुत ऊंचे आदर्श और वादे पेश किए। लेकिन ब्रिटिश शासन के अगले 90 सालों को देखते हुए ये सवाल पूछना लाजमी है कि इन वादों पर अमल कितना हुआ। उन खूबसूरत शब्दों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई शायद अपने आप में एक अलग और बहुत लंबी कहानी है।